औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 245 से ऑनवर्ड। तो 245 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में क्लास की टाइमिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। व्हाट इज कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? अगर हम इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पियाजे, जीन पियाजे प्लस वाइगास्की, देन इसके बाद जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो है कोलबर्ग। तो कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट पे बात करती है, जबकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे बात करते हैं, जबकि सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे वाइगास्की जो है वो बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लिंक करनी है, और ये तीनों थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साइकोलॉजी में। तो कोलबर्ग अगर हम देखें तो कोलबर्ग ने हिंस, एक बंदा था, इन्होंने एक एक कहानी टाइप, एक पर्जी टाइप एक कहानी वो पोस्ट की है कुछ इंटरव्यूअर के सामने। 72 चिल्ड्रन थे। कहानी कुछ इस तरह थी कि हिंस एक बंदा है और वो फंस गया है। किस वजह से? उसकी बीवी बीमार है, उसके लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड है। जो मेडिसिन है बाजार में वो बहुत महंगे हैं। तो अभी जब वो मेडिसिन लेने जाता है तो उसके पास पैसे नहीं है। तो अब उसके पास दो तीन ऑप्शन है, या तो वो दवाइयाँ लेगा किसी से, मतलब चोरी करेगा, या दवाई वाले को मार देगा, दुकानदार को, ठीक है, मेडिसिन वाले को, या अपने आप को सरेंडर करेगा और बस बीवी को जो है वो आ, छोड़ेगा इसी ही हाल पे। तो वो बहुत ज्यादा डायलीमास थी, इसको इन्होंने मोरल डायलीमा का नाम दिया। मोरल डायलीमा मैंने आप लोगों को कहा था, सिचुएशन व्हेन इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू टेक डिसीजन। जब एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तो इसको हम मोरल डायलीमा कहते हैं। और मोरल मोरल रीजनिंग जो है, सर उर्दू इट्स, में जी उर्दू जी, में सर उर्दू में इसको वसवसा कहते हैं ना। तो मतलब जब आप कंफ्यूज होते हैं, कब में यस यस नो में आप होते हैं, मतलब कि आप डिसीजन नहीं ले सकते ना। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसको वसवसा कहते हैं। इसका मतलब यही है कि आप कंफ्यूज हो गए हो। जिस तरह मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल किसी की जॉब हो जाती है, 17 की दो जॉब्स है, एक हेडमास्टर की है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की है। तो अभी बंदा जो है वो मोरल डायलीमा का शिकार है कि कौन सी जॉब को मैं ऑफ करूं और कौन से को ऑन करूं। तो ये मोरल डायलीमा जो है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी मीडिएशन करने के लिए उन्होंने मोरल रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मोरल रीजनिंग जो है ये क्या होगा, ये मीडिएशन करेगा, इस्लाह करेगा, ये मोरल डायलीमा की सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि बीवी बेशक मर जाए लेकिन आपने चोरी नहीं करनी, क्योंकि ये तो गलत बात है। किसी ने कहा था कि नहीं, बीवी इंपॉर्टेंट है, आप बेशक चोरी भी करो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने कहा था कि नहीं, आपने दुकानदार को मारना चाहिए। तो मतलब मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन थे। तो उसी वजह से उन्होंने कुछ फिर अपनी एक थ्योरी डेवलप की कोलबर्ग ने, जिसको हम कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। और इसके 3 स्टेजेस थे। और बेसिकली ये मोरलिटी को ही डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक स्टेजेस पे मोरलिटी कहाँ कहाँ पर होती है। जिस तरह उन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे, प्री लेवल स्टेज, फिर उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज, फिर उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये जो 3 स्टेजेस थे, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में एक बच्चा जो है, उसकी जो मोरलिटी है वो बाहर से कंट्रोल होती है। ठीक है, मतलब उसके वालिदैन जो है वो उसको, उसकी मोरलिटी जो है वो उसको गाइड करता है या उसको डायरेक्शन देता है। तो उसे ये कहता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। अच्छा, मोरलिटी जो है, मोरलिटी बेसिकली इज द पावर which a person, on the basis of which a person recognize that what is good and what is bad, what to do and what to avoid। ठीक है, तो ये हमारे पास मोरलिटी है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये बेसिकली मोरलिटी है। तो अभी प्री कन्वेंशनल स्टेज में मोरलिटी एक्सटर्नल है। ठीक है, आपको फैमिली वाले गाइड करते हैं, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, तो दिस इज समथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल। जबकि कन्वेंशनल मोरलिटी में, ये जो मोरलिटी है ये सोशल है। सोसाइटी में, अंदर सोसाइटी के अंदर जो आप रह रहे हो, तो सोसाइटी के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर ही है। मतलब एक बच्चा अच्छा काम करता है इसीलिए कि उसको कोई अच्छा कहे, या एक बंदा जो है बुरे काम से अपने आप को बचाता है इसीलिए कि वो सोसाइटी जो है उसको क्रिटिसाइज ना करे। तो ये सोशल ऑर्डर को जो है फॉलो करता है। ठीक है, और फिर जो हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है,
ये बेसिकली इंटरनल मोरलिटी है। इंसान इतना मिच्योर है इसमें कि इसकी जो मोरलिटी है वो बिल्कुल पीक पे है, और वो अपने डिसीजन खुद लेता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, जिस तरह ह्यूमन राइट्स होते हैं और जिस तरह और जेंडर इक्वलिटी होती है, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये इसको फॉलो करते हैं, इसकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। कोलबर्ग प्रेजेंट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय इंटरव्यूइंग 72 चिल्ड्रन बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस टू नो अबाउट मोरल डायलेमा एंड मोरल रीजनिंग। वे थ्री स्टेजेस एंड सिक्स लेवल्स, इसके थ्री स्टेजेस और सिक्स लेवल्स है। प्री कन्वेंशनल स्टेज फर्स्ट स्टेज है, एंड एज द फर्स्ट स्टेज वेयर मोरलिटी आर एक्सटर्नल। मैंने पहले आप लोगों को कहा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में मोरलिटी एक्सटर्नल होती है। इट हैज फर्दर टू लेवल्स, इसके टू लेवल्स है। प्री कन्वेंशनल, हर एक लेवल, हर एक स्टेज का के अपने दो लेवल्स है। तो फर्स्ट प्री कन्वेंशन स्टेज के जो लेवल है वो क्या क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चा उबे कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट के डर से बच्चा उबे कर रहा है। दिस इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, बच्चा खुद अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा उसकी जो उम्र है थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो खुद ही अपने जो इंटरेस्ट है इंफीरियरिटी की तरफ जा रहा है, जिस तरह एरिक एरिक्सन कहता है इंफीरियरिटी वर्सेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। द सेकंड स्टेज इज कन्वेंशनल स्टेज। सेकंड स्टेज जो है वो कन्वेंशनल स्टेज है। इन दिस लेवल मोरलिटी इज सोशल। यहाँ पर ये जो है जब एक बच्चा थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, तो अभी वो सोसाइटी के अंदर आता है, पीयर ग्रुप के अंदर आता है, तो उसके लिए जो मोरलिटी है वो सोसाइटी डिटरमिन करती है। और वो सोसाइटी को देखते हुए चीजें अडॉप्ट करते हैं कि क्या मैंने करना है, क्या मैंने नहीं करना। ग्रुप के साथ रहते हुए, फ्रेंड के साथ रहते हुए मैंने कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर ये जो मोरलिटी है ये सोशल है। और इसके फर्दर जो दो लेवल है, एक है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन के इसमें ये बिलोंगिंगनेस और रिलेशन की तरफ जाएगा, जिस तरह मेजलो कहता है। जो मेजलो का थर्ड हायरार्की नीड का थर्ड लेवल है कि इंटरपर्सनल एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अभी यहाँ पर बच्चे को जरूरत है कि वो रिलेशनशिप बनाए, तो वो बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, सोशल ग्रुप्स बनाएंगे, सोशल ग्रुप्स के अंदर वो अपने जो है हम ख्याल बच्चों के साथ रहना पसंद करेगा। और फिर दूसरा इसका जो लेवल है वो है ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो लॉ है, लॉ किस किस चीज की? सोसाइटी की जो लॉ है, सोशल लॉज जो है, मतलब सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, तो उसी लॉ को वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। दिस स्टेज डील विद इंटरनल मोरलिटी। इट्स फर्दर कंप्राइजेस ऑफ सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पर भी सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही पीछे और होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा तो अभी नहीं नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि मोरलिटी जब एक्सटर्नल होती है तो उसमें अच्छा खासा एक बंदा मिच्योर होता है। और इसकी जो है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो सोसाइटी के अंदर स्पेसिफिकली रूल्स रेगुलेशन है, तो ये भी हमारे पास जो इंटरपर्सनल एंड लॉ ओरिएंटेशन है, और ये दोनों तकरीबन सेम है। लेकिन इसमें एक बंदा और भी मिच्योर होता है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में बच्चा क्या करता है? ह्यूमन राइट्स या जो है इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उसको फॉलो करके, मतलब रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, हर एक रिलीजन का। ठीक है, या ह्यूमन राइट्स जिस तरह है, तो सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल गोरे हैं, काले हैं, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना, और उसके राइट्स पे जो है उसकी रिस्पेक्ट करना और उस पर अमल करना, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आता है। मैंने ये थ्योरी पहले जो पढ़ाई थी तो उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में बेस्ट जो एग्जांपल था वो गांधी जी है, जो बिल्कुल ही यकीन करते थे इक्वलिटी पे, और यकीन करते थे सिंपैथी पे, एम्पैथी पे। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के लोग होते हैं। कायद आज़म भी हम कह सकते हैं, वो भी इसी लेवल का ही बंदा था। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के। और कहते हैं कि इसी लेवल तक बहुत कम ही लोग पहुंच जाते हैं, ज्यादा लोग इसी लेवल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अच्छा, 246 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। अगर हम देखें, एप्टीट्यूड का मतलब है इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत जो उसको किसी काम के करने के काबिल बनाता है। इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत जो उसको करने के काबिल बनाता है, दिस इज एप्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एक काम है, क्या उसको करने की एबिलिटी मुझ में है?
दिस इज माई एप्टीट्यूड। या फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ किसी न्यू फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, या जो है आर्ट्स एक फील्ड में, तो आया मुझसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है जो कि मेरे फ्यूचर को डिटरमिन करता है कि आया जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ, जिस फील्ड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आया वो सलाहियतें मुझ में है कि नहीं है। तो जब मुझ में वो सलाहियतें होती है, जब अ पीस ऑफ पेपर, मेरा ये जहन ये मेरे स्किल्स डिटरमिन करती है कि आप में है, तो देन आपको एडमिशन दिया जाता है, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट तो यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, या ये जो एमडीकेट टेस्ट है, या CSS PMS, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। और ये जो हमने हेडमास्टर का टेस्ट दिया है, ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आता है, क्योंकि या जिसने SDO का टेस्ट दिया है तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ही आता है कि आप लोगों में वो स्किल्स है कि नहीं है। ठीक है, आप लोगों की जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो चेक करता है ये एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल जो है एस्पेक्ट को चेक करता है वो कौन सा टेस्ट होता है? जी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले। जी, एनीवन? सर कौन सा, रिपीट कर। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट तो बेसिकली इनहेरेंट एबिलिटी जो थियोरेटिकल होती है ना, उसको जो है मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जबकि प्रैक्टिकल स्किल्स को फॉर एग्जांपल हमने जानना है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, ये पर्सनालिटी टेस्ट की बात आप कर रहे हैं? पर्सनालिटी टेस्ट तो एक और बात है, लेकिन फॉर एग्जांपल कौन सा वो टेस्ट है जिसका काम जस्ट प्रैक्टिकल चीजों के साथ है, थियरी के साथ नहीं है? सर लिकर्ट स्केल। लेकिन स्किल वो तो एटीट्यूड स्किल्स है, वो तो एटीट्यूड में आते हैं। नहीं, एक और है, मैंने आप लोग को अच्छा, पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था। अच्छा, मैंने आप लोग को परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटरव्यू। नहीं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड वो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। परफॉर्मेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें एक बंदे की जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो हम मालूम करते हैं। अच्छा, आपने जो एग्जांपल दिया, मेरे ख्याल में हादिया ने एग्जांपल दिया, तो हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट का एक एग्जांपल है। अच्छा जी, aptitude is any inherent ability, talents for learning or doing certain things. ठीक है, and different areas. It is a natural ability to perform a specific area. दो definition है इसके। It is a natural ability to perform a specific area, ये इसका एक definition है। दूसरा जो definition है, aptitude is any inherent ability, talents for learning or doing certain things in different areas। इसमें focal जो point है वो है inherent ability। तो एप्टीट्यूड इंसान के अंदर की एक सलाहियत होती है, ठीक है, या एक टैलेंट होता है किसी काम को करने के लिए जो हम यूज करते हैं। अच्छा जी, एटीट्यूड एज अ फीलिंग और वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, एटीट्यूड जो होता है, याद रखिएगा, इसका ताल्लुक जस्ट फीलिंग के साथ नहीं होता, इसका ताल्लुक इंटेलेक्ट के साथ भी होता है। ये देखो, थिंकिंग प्रोसेस के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो एटीट्यूड एज अ फीलिंग, फीलिंग के साथ, और वे ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के साथ। तो हार्ट प्लस हेड दोनों आते हैं एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, दैट इफेक्ट अ पर्सन बिहेवियर, और ये पर्सन की बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड? जी, ज्यादातर ये जो फीमेल है ये सर तो। बिहेवियर तो आप कुछ, जी सर जी जी। बिहेवियर, सर बिहेवियर तो आप कुछ मतलब कोई चीज आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, जी जी। चाहे गुड हो चाहे बिहेवियर बैड हो आप चाहे। आउटसाइड भी आप ले सकते हो ना, एक्सटर्नली जो चीज आपको शो हो रही है। अच्छा, मैं भी, और जी जी, बिहेवियर और एटीट्यूड, एटीट्यूड, जी जी जी, वेरी गुड। एटीट्यूड आपका इनर, जो आपकी इंटेलेक्ट आ गई, फीलिंग है, जो कुछ भी है वो इंटरनली आ जाएगा। बिहेवियर सर आउटसाइड कंक्रीट एंड आप अब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, कंक्रीट है एक, और एक है एब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पास एटीट्यूड है, और जो कंक्रीट है वो हमारे पास बिहेवियर है। मतलब आपकी बात भी ठीक है हादिया साहिबा, कि जो हमारे इंटरनल है वो एटीट्यूड है। ठीक है, तो एटीट्यूड का ताल्लुक इंटरनल के साथ है, वो इंसान को नजर नहीं आता, जबकि उसका जो प्रोडक्ट होता है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ प्रोसेस
while behavior is the product. हम इस तरह भी कह सकते हैं कि attitude is basically the perception, sorry the sensation, while the behavior is the perception. ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा एटीट्यूड से वो हमारे पास होगा बिहेवियर. ठीक है, और बिहेवियर को हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली, एनी एक्ट ऑफ अ पर्सन, एनी एक्ट, इंसान का कोई भी एक्ट, क्योंकि डायरेक्शन तो अंदर से मिलता है. तो जब दिल और दिमाग से डायरेक्शन मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास एक बिहेवियर होता है. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 247 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स. मैंने आप लोगों को टू फैक्टर थ्योरी पढ़ाई थी. एक टू फैक्टर थ्योरी थी इमोशन की और एक टू फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की. इमोशन का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इमोशन की टू फैक्टर थ्योरी इस तरह है कि इमोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस प्लस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दोनों ही हमारे इमोशन को शेप करते हैं. वो टू फैक्टर थी इमोशन की, और ये टू फैक्टर जो है ये मोटिवेशन की है. ठीक है, तो मोटिवेशन की जो दो फैक्टर थ्योरी है ये किसने दी है, ये हर्ट्जबर्ग ने दी थी. मैंने आप लोगों को पहले बताया था, शायद मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, नहीं लिखा. हर्ट्जबर्ग की दी हुई एक थ्योरी है और ये कहता है मोटिवेशन की थ्योरी के दो टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एक हाइजीन फैक्टर है और एक हमारे पास जो होते हैं मोटिवेशन फैक्टर होते हैं. तो एक को हम सेटिस्फाइड्स कह सकते हैं, एक को हम डिससेटिस्फाइड्स कह सकते हैं. तो सेटिस्फाइड्स में वो चीज़ें आती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जांपल एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी कंपनी, जॉब सेटिस्फेक्शन, तो ये सारे हमारे पास सेटिस्फेक्शन के अंदर आते हैं जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं. जबकि हाइजीन फैक्टर वो होता है अगर ये ना हो तो इंसान क्या होता है, डिससेटिस्फाई होता है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सैलरी हो गई, सैलरी ना हो तो इंसान डिससेटिस्फाई होगा और वर्क में जो है मजा नहीं आएगा, वर्क नहीं करेगा बंदा, जो है डिससेटिस्फाई होगा. ठीक है, तो मोटिवेशन फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड सेटिस्फायर्स. ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है, अच्छा बेसिकली हर्ट्जबर्ग जो था, मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं, इन्होंने 14 फैक्टर्स जो थे वो और डिस्कवर किए थे, और इन्होंने कहा, और इन्होंने इसी 14 फैक्टर्स को जो है किया था, डिवाइड किया था टू ब्रॉड टेक्सोनोमीज में. ठीक है, एक को इन्होंने सेटिस्फायर का नाम दिया था और दूसरे को इन्होंने डिससेटिस्फायर्स का नाम दिया था. तो आप लोग पढ़ सकते हो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 7 के 7 पढ़ सकते हो, या 14 के 14 सॉरी वो पढ़ सकते हो. तो एंजॉइंग वर्क जो है ये हमारे पास मोटिवेशन या सेटिस्फायर्स है. फील सेटिस्फाई, किसी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिस्फाई रहना. रिकग्निशन, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक रिकग्निशन है, आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपको स्कूल के मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है, दिस इज रिकग्निशन. वाइल हाइजीन फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड डिससेटिस्फायर. तो हाइजीनिक फैक्टर जो है इसको हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं. दीज फैक्टर डू नॉट इनहेंस मोटिवेशन बट लीड टू कॉज डिससेटिस्फेक्शन. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सैलरी हो गई, रिलेशनशिप हो गए विद मैनेजर. अगर मैनेजर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो फिर वहां पर आप जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकते. या सैलरी आपकी नहीं है या अच्छी नहीं है तो फिर भी बंदा डिससेटिस्फाई होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास टू फैक्टर, हाइजीन टू फैक्टर. अच्छा, क्वेश्चन हेडमास्टर में इस तरह पूछा गया था कि विच थ्योरी यू, व्हाट इज योर फेवरेट थ्योरी एंड मोटिवेशन. तो मोटिवेशन में आपकी जो है फेवरेट थ्योरी कौन सी है. तो मोटिवेशन के बहुत ज़्यादा थ्योरी है, थ्योरीज है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो. मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, तो मेरी जो थ्योरी थी फेवरेट, वो एक थ्योरी थी जिसमें एक्सपेक्टेंसी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था, उस वो भी मोटिवेशन की थ्योरी है. उसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा जो इनपुट दे रहा है, तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेशन उसको मिल रहे हैं तो जाहिर बात है वो बंदा मोटिवेट होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करेगा. लेकिन अगर एक बंदा काम कर रहा है, उसकी काम की रिकग्निशन नहीं है, उसको वो आउटपुट नहीं मिल रहा, वो इज्जत नहीं मिल रही, तो बंदा फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जारी नहीं रख सकता. तो ये मोटिवेशन थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ ली है. मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज अ पुश विच स्पीड अप एन एक्टिविटी टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मोटिवेशन के बहुत ज्यादा टाइप्स है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन,
बाहर से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से, इंसान के अंदर से, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है, ये 4 टाइप जो है ब्रॉड टाइप से मोटिवेशन के। ये एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो 4-5 क्वेश्चन है मैंने आप लोग को सारे एक्सप्लेन किए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 248 है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एजुकेशन आर इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे सेंड किया था, किसी ने पूछा था कि लेवल्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, आजकल जितने भी लेवल है, अगर वो किसी ने नहीं पढ़े तो ये आंसर बेस्ट है, क्योंकि ये आंसर आप लोग दलाइल के साथ ये आंसर कर रहे हो। ये देखो, देयर वर 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान प्रायर टू 1979 पॉलिसी। हम इस तरह कह सकते हैं, 1979 की पॉलिसी से पहले एजुकेशन के 4 लेवल थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये 4 लेवल थे। लेकिन क्लियर कट 1979 की पॉलिसी में ये वाजह किया गया है कि एजुकेशन के 3 लेवल, इन्होंने फिर इसको 3 लेवल में डिवाइड किया था। कौन कौन से लेवल थे? बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन बेसिकली था क्लास 10 तक। और बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये गांधी जी ने दिया है कि बेसिक एजुकेशन जो है ये, जी जी, कोई कुछ कहना चाहता था? अच्छा जी, तो बेसिक एजुकेशन जो है ये हमारे पास क्लास 1 से क्लास 10 तक होगा, सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 टू 12 होगा, एंड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन जो होगा वो 12 ऑनवर्ड एजुकेशन जो होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी 1979, आप लोग अगर इसका हवाला दे दो तो बेशक से राज साहब, जो भी बेटा हो बंदा, तो जाहिर बात है उन्होंने तो फिर कंप्यूटर थोड़ा सर्च करना होता है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इसी पर किसी का कोई इनपुट है 248 नंबर क्वेश्चन पे? अगर है किसी के पास वैलिड और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो तो यू कैन शेयर। सर ये ट्रायर सिस्टम है, मेरा ख्याल है ये ट्रिमेस्टर सिस्टम है ना? जी जी जी। तो इसको ट्रायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान भी कहते हैं। एक, एक तो ये है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि अक्सर आता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, या देयर आर हाउ मेनी मोड्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, या जनरल आपसे पूछे कि हाउ मेनी मोड्स आर देयर ऑफ एजुकेशन, या हाउ मेनी टाइप्स, या हाउ मेनी लेवल्स, या हाउ मेनी फॉर्म्स। तो इसमें सर क्या ये बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का है क्वेश्चन। देखो देखो, कंफ्यूज नहीं हो ना। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर, ये तो हो गए ना, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। हाउ मेनी मोड्स आर देयर, 3 मोड्स है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वो आगे आ रहा है, वो क्वेश्चन आगे आ रहा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोड्स आर देयर, 3 मोड्स आर देयर, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके डिफरेंस क्या है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन? ठीक है, तो टाइप्स 2 है, एक है बेसिक एजुकेशन और एक है वोकेशनल एजुकेशन। याद रखिएगा, टाइप 2 है, मोड्स मोड्स 3 है, 3 है, और लेवल जो है वो हमारे पास भी 3 है, जो मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी 1979 ये 3 है। हो सकता है इसके बाद जो है इसमें अमेंडमेंट हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेंडमेंट हुए, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितने भी मैंने पढ़ा है, तो ये एक पॉलिसी में मैंने इसके लेवल्स देखे हैं और कहाँ पर मैंने इसके लेवल्स नहीं देखे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन सिराज भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर वोकेशनल है या दूसरा कौन सा है? बेसिक बेसिक बेसिक। एजुकेशन, वोकेशनल। बेसिक यही है जो हम ऑलरेडी, ये जो प्राइमरी लेवल पे और सेकंड, ये जो जी 1 to बिल्कुल। 10 तक, हाँ ये बेसिक एजुकेशन है। वोकेशनल वो है कि जिसके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स हो, प्रैक्टिकल स्किल्स वो है स्किल। जो, जी जी, हाँ, स्किल बेस्ड। ये प्रोफेशन के लिए। जी जी जी। ठीक है जी, सर। बेसिक को आप जर्नल भी कह सकते हो ना, जर्नल का वर्ड भी यूज कर सकते जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जनरल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये गांधी जी का कंसेप्ट है बेसिक का। तो अगर आप लोगों से मजीद पूछा जाए कि बेसिक एजुकेशन क्या है, तो आप लोग वेल एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट्स वाई ना, मार्क्स को गेन करने के लिए और इंटरव्यूअर की जो अटेंशन है वो गेन करने के लिए आप लोगों ने इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है कि देखो, लीडिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो लीडिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एजुकेशन, तो जाहिर बात है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस में बोलना है। अगर आप लोगों ने फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल बोल दिया तो फिर आप लोग फंस जाओगे वहां पर, फिर डिफ्रेंशिएट करना आप लोग के लिए मुश्किल होगा। तो सही इसका जो सीक्वेंस है वो है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल,
ठीक है, तो जाहिर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होगा कि व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज नॉन फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल, ठीक है, या कौन सा बेस्ट है, या व्हाट आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। तो फिर आप लोगों ने फिर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 214, जिस तरह मैंने आप लोग को मोटिवेशन की थ्योरी एक्सप्लेन की, तो इस मोटिवेशन के अंदर आप लोगों से 1 से 10 क्वेश्चन निकलते हैं, तो फिर आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 249 जो है, ये भी किसी ने मुझे सेंड किया है। बेसिकली अभी जो ये इंटरव्यू स्टार्ट है, तो इससे कुछ कुछ एक एक या दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 248 है, ये क्वेश्चन नंबर 249 जो है, ये मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो और जितने भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे सेंड किया करो, तो मैं इसमें इंक्लूड करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है कॉन्फ्रेंस कमीशन एंड पॉलिसी। और जाहिर बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि 1947 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर एक शरीफ कमीशन बना था, और फिर उसके बाद जो है पॉलिसीज आई थी। तो इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो अगर हम देखें, तो कमीशन तो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, जिसके अंदर कमेटीज होती है, सब ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक हर एक पर्पस के लिए एक एक कमेटी होती है। जबकि कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये एक मीटिंग होता है, टाइप ऑफ मीटिंग होता है। मतलब कमीशन ब्रॉड होता है, इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा है, कॉन्फ्रेंस का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ मीटिंग है। जबकि पॉलिसी जो है, दीज आर द रूल्स रेगुलेशन, आर इट्स रिटन रूल्स रेगुलेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद अ शेयर इंटरेस्ट, टिपिकली वन दैट टेक्स प्लेस ओवर सेवरल डेज। कॉन्फ्रेंस जो होती है, वो एक दिन की नहीं होगी, ये 2-3 दिन की हो सकती है, ठीक है। तो अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड इंटरेस्ट, और बेसिकली जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, वो तो मेरे ख्याल में 5 दिन तक थी, 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक मेरे ख्याल में ये इसका दौरानिया था। तो दैट्स वाई कॉन्फ्रेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है जी। सर नवंबर में, अच्छा, 27 नवंबर टू 1 दिसंबर। हाँ हाँ, 27 नवंबर टू 1 दिसंबर, अच्छा ओके, थैंक्स टू करेक्ट मी। तो ये जो है, अच्छा, 5 दिन तक ये जारी रहा, और कराची में मेरे ख्याल में ये हुआ था। फजल रहमान जो थे, वो इसके जो है, उन्होंने उसको लीड किया था, और कायद आज़म ने इसमें एक मैसेज भी पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, a formal meeting of people with a shared interest, typically on one that takes place over several days. Commission is a group of people trusted by government or other official body with authority to do something. कमीशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ट्रस्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसको कुछ चीजें सुपुर्द करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, और अदर ऑफिशियल बॉडी विद अथॉरिटी टू डू समथिंग। ऑफिशियल बॉडी होगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन एडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, इसको हम पॉलिसी कहेंगे। अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन एडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। तो पॉलिसी तो हमारे पास वही रिटन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो कि फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी है, पॉलिसी को इंशाल्लाह हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लानिंग को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लानिंग के हवाले से एक बुक है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की, तो उस पे मैंने काम स्टार्ट किया इंशाल्लाह। और उससे जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, और पॉलिसी क्या है, और प्लानिंग जो है क्यों ज़रूरी है, इसका साइकिल क्या है, और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पढ़ाऊँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 250 है। सर यहाँ पर जो जी जी कॉन्फ्रेंस के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है, सेमिनार, ठीक है। जी जी तो जी जी। सेमिनार किसी मखसूस टॉपिक पर कोई गैदरिंग होती है ना? हाँ, आई थिंक सो। सेमिनार इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन, ठीक है। देखो, सेमिनार जो है, सेमिनार है हमारे पास, एक है सिंपोजियम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास डिस्कशन के अंदर ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेमिनार में एक इस तरह होता है कि एक तो एक दिन का होगा, या कई मतलब हमारे पास हावर्स के हो सकता है मैक्सिमम सेमिनार। 5 डेज। हाँ, और सेमिनार में ये होगा कि उसका अपना एक मतलब इशू होगा, और उसको सॉल्व करने के लिए जस्ट वो होता है, ठीक है, सेमिनार का। चलो, इस पे भी थोड़ा हम सर्च कर लेंगे कि सेमिनार जो है ये क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे जहन में जो था, तो यही यही था। लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन के अंदर एक सिंपोजियम आता है, एक हमारे पास वो एक और चीज़ थी मेरे जहन से, पिश बाउल, मेरे ख्याल में एक चीज़ है, पिश बाउल थी, एक सिंपोजियम
और एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिस्कशन लर्निंग के अंदर ही आती है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, ये क्वेश्चन तो किसी ने ग्रुप में भी किया था कि करिकुलम डिज़ाइन और करिकुलम डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली डिज़ाइन हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। डिज़ाइन, फ्रेमवर्क। जी जी, डिज़ाइन इज अ फ्रेमवर्क और डिज़ाइन इज अ मास्टर प्लान। अगर रिसर्च डिज़ाइन की हम बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन इज अ मास्टर प्लान ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ रिसर्च विच विल बी यूज इन द रिसर्च। जिस तरह हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो ये हमारे पास मास्टर प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन का मतलब है एक स्क्रैच, या डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर है करिकुलम डिज़ाइन का एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, सिंपली के करिकुलम के अंदर जो चीज़ें हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंटीग्रेशन क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट रिपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवालुएटिंग। ये तो ब्रॉड प्रोसेस है, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, इवालुएटिंग करना। अच्छा, करिकुलम के अंदर कौन सा इवालुएशन यूज होता है? ये हेडमास्टर की हमारे जो पेपर था उसमें आया था, कमीशन का, केपीपीएससी का। तो इवालुएशन जो मैंने जो टिक किया था वो फॉर्मेटिव इवालुएशन किया था। ठीक है, क्योंकि जो करिकुलम होती है वो विद इन, मतलब अंडर प्रोसेस जब होता है तो हम उसको फॉर्मेटिव इवालुएशन जो है वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। करिकुलम वाइल करिकुलम डिज़ाइन अच्छा जी, सॉरी, डिजाइन रिपोर्ट टू द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब करिकुलम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? व्हाट इज टोटल स्कूल टाइमिंग फॉर ECCE? टोटल स्कूल टाइमिंग जो है 3 आवर्स है। इसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मारिया मोंटेसोरी की आर्गुमेंट से। मारिया मोंटेसोरी ने एक दिया था कॉन्सेप्ट फॉल्स फेटिज का। फॉल्स फेटिज का मतलब ये है, उन्होंने कहा था कि वो मारिया मोंटेसोरी जी थी, वो इटालियन डॉक्टर थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली ECCE पे बहुत ज़्यादा काम किया था और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था उन्होंने। और उन्होंने फॉल्स फेटिज का कॉन्सेप्ट दिया था, एब्जॉर्बेंट माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फॉल्स फेटिज का मतलब ये है कि अगर बच्चों को हम 3 घंटों से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल नहीं सीख पाते। ठीक है, ये फॉल्स फेटिज मतलब वो क्या होता है, बोर हो जाते हैं। 3 घंटे अगर हम उसको मुसलसल पढ़ाए तो उसके बाद वो नहीं हजम कर सकते। हमने 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाया थे, और अभी स्कूलों में बस यही पॉलिसी है। ठीक है, ये जो सरकारी स्कूल्स है तो इसमें जो ECCE का क्लास है तो उसकी छुट्टी तकरीबन अभी इस दिनों में 8:30 और 8:15 पर जब स्कूल स्टार्ट होता है तो मेरी एक बच्ची है तो उसकी छुट्टी जो है वो हो जाती है तकरीबन 11:15 पर एग्जैक्ट। तो 3 घंटे का जो स्केड्यूल है ये फॉलो कर रहा है अभी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज योर लेवल मतलब आप जी? प्राइमरी का जी जी, 4 to 5 hours है। अच्छा, अच्छा, प्राइमरी का तो 4 to 5 मेरे ख्याल में नहीं, ज्यादा नहीं है कि नहीं? सर एक ऑब्जेक्टिव था बुक में मैंने देखा था, तो इस तरह उसने मैं लिखा था, उस पे उसका हवाला दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो, ECCE का इम्पोर्टेंट है, उसका भी थोड़ा सर्च कर लेंगे। लेकिन इतना नहीं होगा शायद, ब्रेक निकाल के अगर इतना बन सकता है तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा है। चलो, इस पे बात कर लेंगे। अच्छा, व्हाट इज योर लेवल ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू ये माई? करिकुलम डिजाइन के कोई एग्जांपल बता देंगे? करिकुलम डिजाइन की पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर कि कौन किस तरह का डिजाइन यूज हो रहा है, फिर क्या हम अच्छा, किस करिकुलम डिजाइन का हम इस तरह कह सकते हैं, ये देखो, इसमें डिजाइन में बहुत ज्यादा चीजें आती है। फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्लास 6 और क्लास 7 के जो बुक्स है उसके अंदर एक कोहेसिव फोर्सेस होने चाहिए। मतलब जो क्लास 6 का मैथ्स है वो क्लास 7 का जो मैथ्स है, क्लास 6 का मैथ्स उसका एक सीढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेस्ट एग्जांपल है, समझ लग गई? क्योंकि इसकी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन करी है। डिजाइन में और कोई टाइप वो तो है, वो ब्रॉड, टाइप्स, फिर इसमें कोई डिजाइन में हाँ, वो और ब्रॉड फील्ड सर मैं जो, इस दूंगा। जी जी। मैडम ये पूछ रही कि मतलब कौन सा डिजाइन अप्लाई हो रहा है आजकल, तो पूरी लेवल पे इंटीग्रेटेड करिकुलम का डिजाइन जो है ना वो हो रहा है ना। इस तरह सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, स्टूडेंट सेंटर करिकुलम है, लेकिन अपने अपने लेवल पर। ठीक है, कोर करिकुलम है, ब्रॉड फील्ड है, के सब जो है ना अप्लाई हो रहे हैं हर एक क्लास के लिए जो है ना, या हर एक लेवल के लिए अलग अलग है।
अच्छा, ये तो अच्छा है, ठीक लेकिन ठीक है सर। बेसिकली टाइप्स ऑफ करिकुलम की अगर हम बात कर ले तो मिडिल लेवल पे तो एज सच एक्लेक्टिक यूज हो रहे हैं। एक्लेक्टिक इसलिए यूज हो रहे हैं कि एक हिडन करिकुलम है हमारे पास, एक जो है नल करिकुलम है, एक्सक्लूडेड करिकुलम है, या हमारे पास डेवलपमेंटल करिकुलम है, तो साथ साथ में वो भी हम एडॉप्ट करते हैं। तो दैट्स वाई एज सच एक करिकुलम जो है वो नहीं चल रहा, डिफरेंट चल रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट क्या, तो मेरे ख्याल में तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है, दिस इज द बेस्ट करिकुलम। ये टाइप्स टाइप्स को आप डिजाइन कर भी दे सकते हैं। आप बता रहे हैं ना अभी कि ये डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड, इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट सेंटर, तो इसको हम फिर डिजाइन करेंगे नए इसका। डिजाइन जो आप इसका कह ये रहे मतलब हैं, है ना। तो नए डिजाइन जो है, डिजाइन तो समथिंग एल्स, वो तो ब्रॉड फील्ड करिकुलम, और वही है ना, वो मैं आप लोगों को कल के उसमें जो इंशाल्लाह इंक्लूड करूंगा। ब्रॉड फील्ड करिकुलम है एक, और एक और भी है मेरे नाम से, वो उसका नाम निकल गया जहन से। अगर किसी को याद हो तो वो शेयर कर सर सकते। कोर करिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, करिकुलम है इस तरह। अच्छा, एक और भी नहीं, इंटीग्रेशन मैं भी भूल इंटीग्रेशन गया। जब हम करते हैं इसे राज भाई, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं करिकुलम की, तो उसके मेजर दो टाइप्स है। एक है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। ब्रॉड फील्ड का मतलब ये है कि जिस तरह हम ये बीएस लेवल पे ये जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मतलब वो बनाते हैं ना, ये इसको ब्रॉड फील्ड कहते हैं। और एक और भी है, मेरे जहन से वो निकल गया, मैं बुक को कंसर्न करके आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, वो खैर है, ठीक है। अच्छा, लेबर ऑफ मोटिवेशन क्या है मेजो की थ्योरी के मतलब उसको बेस बनाते हुए आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो सेल्फ एस्टीम पे है, हम ज्यादातर जितने भी है सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तो नहीं पहुंचे, जाहिर बात है। सेल्फ एक्चुअलाइज तो वो बंदा होता है जो कि फुल पोटेंशियल बंदा होता है, और जो अपने व्यूज से दूसरे को इंस्पायर करता है, और उसके जो व्यूज होते हैं वो इंस्पायरेशनल होते हैं, वो लीड भी कर सकता है, और उसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम स्टेज पे हम हैं तकरीबन। मतलब हर एक बंदा, सेल्फ एस्टीम का मतलब है हर एक बंदा इसका भूखा है कि उसको रिस्पेक्ट मिल जाए सोसाइटी के अंदर। दिस इज सेल्फ एस्टीम, ठीक है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? क्वेश्चन नंबर 253। मेंटल हेल्थ रिफर टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग के साथ है। इट्स ऑल अबाउट पीपल थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, तीन चीजों के साथ। ये देखो, मेंटल हेल्थ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग के साथ है। अच्छा, व्हाट इज क्रिटिकल पेडागाजी? टाइम इतना नहीं है। क्रिटिकल पेडागाजी का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था पोलो प्रायर ने, ब्राजीलियन था, ऑप्रेस्ड क्लास से था, ठीक है। और ये 1921 में इन्होंने दिया था, और इसकी फादर की डेथ हो गई। ये 1921 में इसकी बर्थ हो गई थी, और 1935 में इसकी फादर की डेथ हो गई। दैट्स वाई 14 साल की उम्र का था ये जब इसके वालिद साहब जो है उसकी डेथ हो गई। दैट्स वाई इसके लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने जो फिर किया, वो जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्रिटिकल पेडागाजी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ठीक है। तो critical pedagogy concept was given by Paulo Freire, a Brazilian oppressed class philosopher and educationist. It's also called pedagogy of oppressed, a deal that students shall be critically conscious about reality and to challenge domination of thinking, reading, writing, and speaking.